दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी नॉलेज में। आज इस वीडियो में मैंने विज्ञान विषय के डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के राजन सीरीज के 60 अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लैंथेनाइड्स के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है? तो इसका उत्तर है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लैंथेनाइड्स 122 की परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच है। आवर्त सारणी में इन्हें तृतीय समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? तो इसका उत्तर है, एड्स विषाणु के संक्रमण से शरीर में CD4 प्लस कोशिकाओं की कमी हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, सर्वाहारी जंतु वे जीव जो पौधों या वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। और मनुष्य है वो सर्वाहारी जंतु में आता है, क्योंकि मनुष्य वनस्पति, सब्जियां, फल, अनाज भी खाते हैं और मांस, मीट भी खाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त जमने में फाइब्रिनोजिन की क्या भूमिका है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, फाइब्रिनोजेन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसकी आवश्यकता रक्त के थक्के जमने के लिए होती है। ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वर्गीकृत फाइब्रिनोजेन यकृत में उत्पादित होता है और चोट लगने की स्थिति में घुलनशील फाइब्रिनोजेन एक प्रकार की संरचना बनाता है और चोट पर आच्छादित हो जाता है। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि वो कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, तो इसे कहते हैं फाइब्रिनोजेन। और ये पूछा जाता है कि ये कहाँ उत्पादित होता है, तो यह होता है यकृत में उत्पादित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है, लिखिए। सांद्रण की सामान्य दो विधियां क्या हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, खानों से प्राप्त खनिजों में मिट्टी, पत्थर, सिलिका आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। अर्थात जो अयस्क खानों से प्राप्त किए जाते हैं खनिज, उनमें सारी अशुद्धियां होती हैं, मिट्टी भी होते हैं, पत्थर और सिलिका सारी चीज़ें होती हैं। तो खनिजों से इन अशुद्धियों को पृथक करना आवश्यक होता है और यह प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। अर्थात सांद्रण की प्रक्रिया वह होती है जिसमें जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं, उन खनिजों में से मिट्टी, कंकड़, पत्थर और आदि अशुद्धियां निकालने की विधि को सांद्रण कहते हैं। सांद्रण की प्रमुख विधियां हैं, नंबर 1 द्रव चलित धुलाई, नंबर 2 झाग प्लवन विधि, नंबर 3 घनत्वीय विधि और नंबर 4 विद्युत चुंबकीय विधि। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, विद्युत धारा किसी चालक में आवेश की बहने की दर विद्युत धारा कहलाती है। यदि Q आवेश t सेकंड में बहता है तो विद्युत धारा होगी I इज इक्वल टू क्यू अपान टी। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो एड्स HIV के द्वारा होता है और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित एवं त्वरित किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अयस्क से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, रुधिर कणिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रुधिर कणिकाएं, नंबर 2 श्वेत रुधिर कणिकाएं और नंबर 3 रुधिर प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न दिया है, समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
तो इसका उत्तर है वे अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा, उनकी मौलिक रचना समान होती है, लेकिन इनका भ्रौणिकी विकास भी समान होता है परंतु सभी का कार्य अलग होता है। अर्थात जो चमगादड़ के पंख हैं, घोड़े की टांग है, इन सब की संरचना तो समान होती है, लेकिन इनका जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो ये दिया है, आवेश की मात्रा की गणना कैसे करेंगे। अभी हमने इससे पहले ये फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, I इज इक्वल टू क्यू पान टी। तो I हमारा दिया है 5 एम्पियर, T दिया है, ये देखा 1 घंटे में दिया है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 60 मल्टीप्लाई 60 मतलब 60 मल्टीप्लाई 60। तो हमारा टी हो गया 3600, ये हो गया हमारा टी। क्यू हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ही रख देंगे। हमें आई का मान भी पता है, टी का मान भी पता है, तो हम आई और टी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,08,000। हमारा अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता तथा किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं। तो इसका उत्तर है, सर्वदाता रुधिर वर्ग O होता है और सर्वग्राही रुधिर वर्ग A भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर है, रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है, A, B, AB और O, ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न, पिग आयरन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। अर्थात वात्या भट्टी में जब कार्बन और चूना पत्थर की उपस्थिति में हेमेटाइट गैस को गर्म करते हैं तो जो आयरन मिलता है उसे पिग आयरन कहते हैं, और पिग आयरन को कच्चा लोहा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, युग्मतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो इसका उत्तर है, चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं। तो इसका उत्तर है, सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन ना बढ़ना और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है, और थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला क्या है। तो इसका उत्तर है, खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीन एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें जीन की जगह जीव होगा, ये सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इनमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उनमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी बताइए। ये प्रश्न आगे भी आ चुका है। ये ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, ये 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो इसका उत्तर है, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है, खनिज क्या होते हैं, धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण NaCl, KCl और CaCO3, ये खनिज के उदाहरण हैं। अयस्क क्या होते हैं। तो अयस्क उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। उदाहरण बॉक्साइट, सिल्वर और कोरंडम। मतलब अयस्क होते हैं जो अशुद्ध अवस्था में मिलते हैं, इनका शुद्धिकरण किया जाता है और उनके अंदर जो भी महत्वपूर्ण तत्व है उसे निकाल लिया जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर है, मानव जीव तथा जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर पौधे नहीं होंगे तो मानव और जीव सभी समाप्त हो जाएंगे।
अगला प्रश्न दिया है सर्वदाता तथा सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखिए। तो सर्वदाता होता है ओ और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है AB। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण विद्युत ऋणात्मकता है जो यह दर्शाता है कि वह परमाणु किसी संयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। अर्थात किसी भी परमाणु का वो गुण जो ये दिखाता है कि जो संयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उन्हें कितना आकर्षित कर सकता है, यही होती है विद्युत ऋणात्मकता। हमारा अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर है हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। मतलब जो हेपेटाइटिस बी है ये लीवर को इफेक्ट करता है और इसे टीके के द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है खाद्य जाल जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों को के द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है, इसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे एक जीव को कई जीव खा लें तो वहाँ पे आपस में खाद्य जाल बन जाता है, तो इसी को खाद्य जाल कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो विद्युत के दो सुचालक पदार्थ होते हैं सोना एल्यूमिनियम और विद्युत के दो कुचालक पदार्थ हैं रबड़ और प्लास्टिक। अगला प्रश्न दिया है धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो इसका उत्तर है लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, इसे गैल्वनीकरण कहते हैं। घरों की छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वनीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है नंबर 1 ये समांतर बल रेखाएं हैं, नंबर 2 ये हमेशा N से S की ओर जाती हैं यानी नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। अगला प्रश्न दिया है 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है लिखिए। तो इसका उत्तर है 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। अगला प्रश्न सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। इसका उत्तर है जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो इसका उत्तर है जिनका घनत्व तो उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हमारा अगला प्रश्न है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पारितंत्र का कार्य बताइए। तो पारितंत्र के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1 पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, नंबर 2 खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल और नंबर 3 पारिस्थितिक पिरामिड। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक पिरामिड के खोजकर्ता कौन है। तो इसका उत्तर है चार्ल्स एल्टन और इन्होंने 1927 में इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर है पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 जीव संख्या का पिरामिड, नंबर 2 जीव भार का पिरामिड और नंबर 3 ऊर्जा का पिरामिड। अगला प्रश्न है कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो इसका उत्तर है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। हमारा अगला प्रश्न है पिरामिड किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है पारितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या जीवभार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन करना ही पिरामिड कहलाता है। अगला प्रश्न है अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। तो इसका उत्तर है जीवाणु कवक आदि। अपघटनकर्ता वो जीव होते हैं जो मरे हुए जंतुओं को खाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। तो मेढक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। तो इसका उत्तर है उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं जैसे मेढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प आदि। हमारा अगला प्रश्न है उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, नाम बताइए।
तो इसका उत्तर है उपभोक्ता की ये 4 श्रेणियां प्रमुख हैं। नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 2 द्वितीयक उपभोक्ता, नंबर 3 तृतीयक उपभोक्ता और नंबर 4 उच्चतम उपभोक्ता। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है पर्यावरण दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण, हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही पर्यावरण है। अगला प्रश्न है पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका उत्तर है A.G. टांसले ने 1935 में सबसे पहले पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था। पारितंत्र के कितने घटक होते हैं? तो पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, नंबर 1 जैविक घटक और नंबर 2 अजैविक घटक। अगला प्रश्न है जैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर है पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सभी सजीव चीजें आती हैं, जैविक घटक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। अगला प्रश्न अजैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर है पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सभी निर्जीव चीजें आती हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे ताप, दाब, सूर्य। अगला प्रश्न दिया है पारितंत्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है पारितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक तथा अथवा आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता और नंबर 3 अपघटनकर्ता। अगला प्रश्न है उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, नीला हरा शैवाल। अर्थात उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे भेड़िया, बिल्ली, मेढक आदि। हमारा अगला प्रश्न है तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। तो इसका उत्तर है वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर, सर्प आदि। अगला प्रश्न है रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो इसका उत्तर है रुधिर प्लेटलेट्स। हमारा अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन क्या है, कार्य बताइए। तो इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन वह रंगा पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है, अर्थात हमारी पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगला प्रश्न है धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है नंबर 1 धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जबकि शिरा रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। नंबर 2 धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। यानी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, सिर्फ फुफ्फुस शिरा को और फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। तीसरा पॉइंट है धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है, जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है। जो धमनी होती है उसमें रक्त वो प्रेशर के साथ बहता है, लेकिन शिरा में जो रक्त होता है वो निरंतर लेकिन धीमी गति से बहता है। हमारा अगला प्रश्न है रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर है रुधिर वर्ग के खोजकर्ता। अगला प्रश्न कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो इसका उत्तर है विटामिन के। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन।